Class 12th students, today we are doing the chapter 2nd from the first book Contemporary World Politics, and the heading of the chapter is The End of Bipolarity. आई जस्ट विश कि आपने मेरे फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखा होगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट यूनिपोलरिटी एंड बाइपोलरिटी वो क्लियर होगा. हमने डेफिनेशन भी की थी. बाइपोलरिटी रेफर्स टू the system, the scenario in which there are two superpowers. इस तरह से हमने सिंपल लैंग्वेज में बाइपोलरिटी को डिफाइन किया था. अब इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे एंड, यानी कि बाइपोलरिटी का एंड कैसे हुआ, इसका क्या मतलब है. अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझना चाहें तो पहले थी दो सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, और फिर जब बाइपोलरिटी एंड हो गई तो एक ही सुपर पावर रह गई. वो कौन सी थी? यूएसए. कैसे रही? जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, यानी कि वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ये हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर came into being after the socialist revolution in Russia in 1917. अब जो ये यूएसएसआर था, एक सेटअप था, एक कंट्री था, इसके अलग मैप भी था और एक फ्लैग भी था. अब उस वक्त यूएसएसआर के जो सोशल स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सेटअप था, प्रिंसिपल्स थे, जिस तरह की सोसाइटी थी, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसके चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि वहाँ पर यूएसएसआर में पूरी तरह से एक्सट्रीम सोशलिज़म था, और एक्सट्रीम सोशलिज़म को हम एक वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं, वो है कम्युनिज्म, यानी कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी वहाँ पे पूरी तरह से फॉलो होती थी. इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से, द प्रिंसिपल अगेंस्ट कैपिटलिज्म. और वहाँ पे एक माइंड सेट चलता था इगलिटेरियन सोसाइटी का. इगलिटेरियन यानी जहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, इक्वलिटी रहे सोसाइटी में, सब बराबर रहें. देयर शुड नॉट बी एनी लाइक गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ऐसा नहीं होना चाहिए. अच्छा, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, तो उनको जो सोवियत आर्मी थी, सोवियत यूनियन की इसकी आर्मी थी, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी फैसिस्ट फोर्सेस, फैसिस्ट यानी जिन्होंने इन्हें कॉलोनी बना रखा था, उनसे आज़ादी पाने में. अब जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गई तो ये जो कंट्रीज़ थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, ये आ गए यूएसएसआर के साथ, और इन्होंने एक पूरा जो होल अपन माने तो एक बहुत बड़ा सा ग्रुप बना लिया, जिसका नाम था सोशलिस्ट ब्लॉक. क्या था वो? द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ that the Soviet army had liberated from fascist forces came under the control of USSR, and they have been called as the socialist bloc. और ये सोशलिस्ट ब्लॉक यूएसएसआर से साथ मिलके उसे और ज़्यादा पावरफुल बना रहे थे. इसके साथ ही हमें पता चलता है कि सोवियत यूनियन और ज़्यादा पावरफुल होता गया, उसका सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ भी बढ़ गए थे. और अगर हम उसके कंट्री का देखें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वेल डेवलप्ड था, वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोडक्शन था और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी था, हर चीज़ डेवलप्ड थी. ऐसी कोई हम ये नहीं कह सकते कि वो वेस्टर्न कंट्री से पीछे थे, सिवाय एक यूएसए के. लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, स्टेट ओनरशिप थी, सबको चांस मिल रही थी, लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स पर स्टेट का कंट्रोल था. लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बढ़ती गई, ऑथोरिटेरियन हो गया. ठीक है, ऑथोरिटेरियन का मतलब है कि स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट था, जो इंटरफेरेंस था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो इससे जो नॉर्मल सिटीजन्स थे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी. एक तरह से हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी. इसके हम दो पॉइंट्स देख सकते हैं, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. ये दो पॉइंट्स हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो इस तरह की वहाँ पर सिचुएशन बनती गई. सब कुछ, सबका सपोर्ट होते हुए भी, एक बहुत ज़्यादा सुपर पावर होते हुए भी, और यहाँ की साथ साथ डेवलप्ड इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जो कि जिसके पास बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये सब होते हुए भी, लेकिन वहाँ की जो सोशल सेटअप था उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्टी होने लगी, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका कर्टेल हो गया था, कट गया था.
अब इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के, वो रिफॉर्म की डिमांड कर रहे थे। रिफॉर्म यानी इम्प्रूवमेंट, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता थी। एक तरह से बन गया था ये वन पार्टी सिस्टम। क्या बन गया था? वन पार्टी सिस्टम। और वो वन पार्टी कौन सी थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने बहुत होल्ड कर रखा था, टाइट कंट्रोल कर रखा था हर एक इंस्टीट्यूशन पे। और वो दूसरी चीज़ थी, एक तो होल्ड कर रखा था, एक तो डोमिनेट करी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम डोमिनेंस कहते हैं, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं आप। और दूसरी तरफ इट वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल, यानी कि वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं थी। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकोगनाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन दी 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन। ठीक है, अब जो 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स बने, इसके जुड़े हुए हिस्से थे, तो जो पार्टी थी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी थी यूएसएसआर में, अब वो जो भी लोगों की रिक्वेस्ट थी, लोगों की प्रॉब्लम थी, उसके प्रति बिल्कुल उनको इग्नोर कर रही थी, बिल्कुल भी उनकी केयर नहीं कर रही थी। और फिर इसके कारण क्या होगा? एंड इंक्लूडिंग कल्चरल अफेयर्स। और इसके साथ साथ जो उनके आपस में म्यूचुअल डिफरेंसेस थे या जो भी प्रॉब्लम्स अकर हो रही थी, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल भी उस पर अटेंशन पे नहीं कर रही थी। On paper, Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything. ठीक है, अब ऐसे तो हम कहते हैं 15 रिपब्लिक्स थे साथ में, लेकिन असलियत क्या थी कि रशिया जो था मेन वहीं पे था, सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह, वहाँ से जो ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ये सबको डोमिनेट कर रही थी। एंड द पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड। उनको ये फील होने लगा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई सुन नहीं रहा, हमारी जो डिमांड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्मामेंट्स की रेस। आर्म्स यानी कि जो हथियार थे, सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये भी हमें पता है कि जब इतना डेवलप्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकोनॉमी थी, सब कुछ, तो फिर ये अपनी सिक्योरिटी के लिए भी इन्होंने काफ़ी खर्च किया। और ये जो थे बहुत ज़्यादा एडवांस उस वक्त के, उस एरा के टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे थे अपनी आर्मी में भी, अपने आर्मामेंट्स में भी, बट एट ग्रेट कॉस्ट। लेकिन आपको पता है कि जब आर्मामेंट्स हम मेंटेन करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी तो होती है। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन। ठीक है, अब ये सारा जो सिचुएशन बन रही थी उससे सबसे ज़्यादा जो रिवोल्ट आ रहा था, जो लोगों में एग्रेसिव हो रहे थे, वो लोग हो रहे थे, यानी कि सिटीजन्स हो रहे थे। एंड दैट वाज नॉट द ओनली वन थिंग। इसके अलावा सोवियत इन्वेशन हुआ, इन्वेशन यानी अटैक हुआ अफ़गानिस्तान का 1979 में, एंड दैट वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। ये भी आपके एक शॉर्ट आंसर आता है कि इसने उस सिस्टम को और ज़्यादा वीक कर दिया। एक तरफ तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, हम मान सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड हो गया था, डोमिनेंस हो गई थी। और इसके साथ साथ जब, और इधर दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी कि बहुत ज़्यादा आर्मामेंट रेस में स्पेंड कर रहा है कंट्री। इसके साथ साथ ही जब सोवियत इन्वेशन हुआ अफ़गानिस्तान के ऊपर 1979 में, तो इससे जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा वीकन हो गई, और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ठीक है, और इससे पूरा सिस्टम ही हम कह सकते हैं यूएसएसआर का हिल गया था। मिखाइल गोर्बाचोव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं आपके बहुत सारे। Mikhail Gorbachev was the General Secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985. ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में। और अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स यानी चेंजेस इन्होंने किए थे, जो कि हम बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉज भी मानते हैं डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था यूएसएसआर का, उसमें, जो कि हम डिटेल आंसर में स्टडी करेंगे। अब इनको जो रिफॉर्म्स थे वो क्यों इन्होंने किए थे उसका भी कारण, उसका एक क्वेश्चन है। ही वॉज फोर्स टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर ड्यू टू दीज रीजन्स। वो है टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस एट पार द वेस्ट। उनको कहीं ना कहीं ये था कि यूएसएसआर कॉम्पीट करे क्योंकि हर जगह डेवलपमेंट हो रहा था। टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद दैट ऑफ द वेस्ट। अब जब यूएसएसआर, आपको पता है, सोशलिस्ट ब्लॉक बन गया था,
एक अलग पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया था। तो इनके मन में ये था कि हाँ, हमें वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन भी रखने हैं। टू डेमोक्रेटाइज द सोवियत सिस्टम, जो जो लोगों में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे हमने देखा था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बहुत डिक्टेटर हो रही थी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रही थी, तो इन्होंने कोशिश की कि सोवियत सिस्टम में थोड़ी डेमोक्रेसी ज़्यादा हो। टू लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच एक्सम्प्टेड ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्रिविलेजेस। ठीक है, अब तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत रिजिड रहा था, तो इन्होंने कोशिश की वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, उसमें लोगों को अपनी राइट्स की भी कहने की और राइट्स मिले उनको। अब जो इन्होंने दोनों तरह के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म किए थे, पॉलिसीज़ लगाई थी, ठीक है, तो इसमें जो इसके हम पॉइंट्स हैं तो इनके हम कवर कर सकते हैं, जैसे कि ही स्टॉप द आर्म्स रेस विद द यूएस, ही विड्रू सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड यूरोप एंड ऑल्सो हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ended the Cold War, blamed and because of this he is also blamed for the disintegration of सोवियत यूनियन। ये कुछ इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, रिफॉर्म्स यानी पॉजिटिव चेंजेस करने की कोशिश की थी। नाउ आफ्टर दिस देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये गोरबाचेव के जो रिफॉर्म्स थे, जो कि पॉजिटिव चेंजेस ये लाना चाहते थे, पॉलिसीज़ थी, ये आखिर फेल क्यों हो गई? देयर इज़ वन क्वेश्चन, why did his reform policy fail in spite of his accurate diagnosis of the problem? He could diagnose, यानी इनको प्रॉब्लम पता चल गई थी और इन्होंने चेंजेस भी लाए, काफ़ी कोशिश की इन्होंने, लेकिन वो सारी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट में चीज़ें जा रही थी वो फेल क्यों गई? तो उसका आंसर है कि when he carried out his reforms, loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted, became virtually impossible to control. इसका मतलब है कि जो ये चेंजेस ला रहे थे ये थ्योरेटिकल तो ठीक लग रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, यानी अगर इस तरह से किया जाता तो और ज़्यादा रिवोल्ट हो जाता, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती। सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फेल्ट दैट ही शुड हैव मूव्ड मच फास्टर एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विथ हिम। कुछ लोग थे सेक्शन में, सोसाइटी में, वो ये सोचते थे कि जो इनको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बहुत स्लो कर रहे हैं, इनको तो और अच्छा करना चाहिए, तो उनमें पेशेंस की कमी थी। वो लोग पहले ही इतना सफ़र हो रहे थे, इतने परेशान थे कि उनको लग रहा था कि नहीं, ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये तो आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड था वहाँ पे, फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग। इरोड यानी हटना। तो अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के उनके साथ के मेंबर्स थे, उनको क्या लगा कि ये तो हमारी पावर, हमारी सत्ता हमारे हाथ से हटा रहे हैं, हमें हमारे हाथ में पावर ही नहीं रहेगी। ही इज़ डूइंग द वर्क दैट इज़ अगेंस्ट अस। इन दिस ऑल दिस, ये सारी सिचुएशन जब बनी थी तो ही लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स, मतलब कि लोगों की तरफ से भी और दूसरी तरफ इनके खुद के पार्टी के मेंबर्स की तरफ से भी। एंड विद दिस द डिसइल्यूशनमेंट ऑफ इनएडुकेट डिपेंडेंस हैपेंड, यानी कि इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी, रिफॉर्म्स थे, वो सारे के सारे फेल हो गए। फाइनली वो प्रैक्टिकली एक अच्छा फॉर्म नहीं ले पाए। अच्छा, जब इनके रिफॉर्म्स जो थे वो फेल हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? अब हम आ जाते हैं आगे बढ़ के 1991। यहाँ पर अ कूप टुक प्लेस, जो कि हम डिटेल आंसर देखते हैं। एंड the people were already annoyed, they were unhappy, they didn't want the system to be carried on in the same manner, they were just fed up of the old style rule of communist party। तो इन्होंने एक तरह से रिवोल्ट किया, रिवोल्यूशन लेके आई है। और इनके जो लीडर थे वो थे बोरिस येल्सिन, जो कि इनके नेशनल हीरो की तरह इन्होंने काम किया। और जो रशियन रिपब्लिक में येल्सिन वोन द पॉपुलर इलेक्शन, ये जीत भी गए और इन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू दी रिपब्लिक्स, और इस तरह से एक हम कह सकते हैं सोवरेन स्टेट्स सेटअप होते गए। Central Asian republics did not ask for independence, wanted to remain with the Soviet Federation. In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine, Belarus, three major republics declared that the Soviet Union was disbanded. यानी कि फाइनली सोवियत यूनियन का, USSR का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया।
And one very important point together with this, Communist Party of Soviet Union was banned. जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, डोमिनेट कर रही थी, उसको बैन कर दिया गया। इसके साथ ही कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड ऑन द बेसिस फॉर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। पोस्ट यानी बाद के जो भी सोवियत रिपब्लिक्स थे, उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल रखे इकोनॉमिक और सोशल, तो उनमें मेन रखे कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। This is the end of your first part for the chapter.